कि मैं तो टेनिस खेलता हूं। मालती खन्ना को फटकारती रहती है, और खन्ना इतना बदमाश है कि उसकी फटकार का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो, सहसा मिर्जा एक छलांग मारते हैं और मेहता की कमर पकड़ लेते हैं, और मेहता अपने को छुड़ाने के लिए जोर मार रहे हैं, मिर्जा को पाली की तरफ खींचे लिए जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि मिर्जा मेहता पर हावी है कबड्डी के खेल में। अब ये सब छोड़ो, बड़े काम की चीज पे आओ। तुम्हें नहीं मिल रहा तो जल्दी जल्दी करूंगा, इसमें धीरे धीरे की कोई बात ही नहीं है। कैसी बात कर रही है भाई, जल्दी जल्दी रेखांकित करो। 2-3 पन्ना आगे बढ़ गया हूं मैं, 2-3 पन्ने आगे जाके पैराग्राफ पे देख लो। पैराग्राफ शुरू हो रहा है सहसा मिर्जा। ये तो खट से दिख जाता है, पहला ही शब्द तुम पढ़ोगे तो ये रहा सहसा मिर्जा। मिला क्या? थोड़ा जुड़ी रहे, कनेक्ट रहे। अब देखो, पूरा एक पन्ना छोड़ के आगे चल रहा हूं मैं। मेहता गंभीर भाव में बोले, चलो 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 चलो, ये आ जाओ। अब यहां से क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं लिखाने वाला हूं 2026, मैं लिखाने वाला हूं, छप गया। लेकिन इससे पहले ये तो देख लो बात किन किन में चल रही है। देखो, मिर्जा ने पूछा शादी कब होगी। मेहता ने अचंभे में आकर पूछा किसकी? आपकी। मेरी शादी किसके साथ हो रही है? मेहता बोला। और फिर कौन बोल रहा है? मिर्जा। मिर्जा खुर्शीद। वाह, आप तो ऐसा उड़ रहे हैं गोया ये भी छिपाने की बात है। नहीं नहीं, मैं सच कहता हूं, मुझे बिल्कुल खबर नहीं है। क्या मेरी शादी होने जा रही है? प्रोफेसर मेहता और मिर्जा खुर्शीद में बात चल रही है। अब मिर्जा सोच रहा है कि मालती तो तेरे पे लट्टू है, और तू मना करने से रहा, तो तेरी तो मालती से शादी हो रही है। और क्या आप समझते हैं कि मिस मालती आपकी कंपेनियन बनकर रहेगी ऐसे ही? है, शादी तो करनी पड़ेगी ना। अब मेहता गंभीर भाव से बोला। अब देखो, मेहता जो गंभीर भाव से बोले, किससे बोले? मिर्जा खुर्शीद से बोले। मिर्जा खुर्शीद से बोले। और कौन बोले? मेहता। ध्यान देना भाई, ध्यान से पढ़ना। आपका ख्याल बिल्कुल गलत है मिर्जा जी। मिस मालती हसीन है, खुश मिजाज है, समझदार है, रोशनी ख्याल है, बहुत अच्छे ख्यालों की है, हसीन है, खुश मिजाज है, और भी उसमें बहुत खूबियां हैं। लेकिन मैं अपनी जीवन संगनी में जो बात देखना चाहता हूं वह उसमें नहीं है। पहले भी कहा ना कि तुम में अपार गुण है, मालती को डायरेक्ट बोल दिया। और तुम सब कुछ कर सकती हो, प्रेम नहीं कर सकती हो। और कलूटी पे शायद उसको प्रेम आया हो, तो कलूटी कलूटी करती रही वो मालती। लेकिन मैं अपनी जीवन संगनी में जो बात देखना चाहता हूं वह उनमें नहीं है, और न शायद हो सकती है। अब ये जो बात कही है, जैसे प्रेमचंद का हृदय बोला हो। मेरे जेहन में औरत क्या है? वफा और त्याग की मूर्ति है। ये स्त्री का परंपरागत दृष्टिकोण है कि नारी तुम श्रद्धा हो प्रसाद की। प्रेमचंद की नारी दृष्टि एक जैसी है। इनको तड़क भड़क वाली क्रांतिकारी महिला, आधुनिक विचारों से संपन्न नारी नहीं चाहिए। वही नारी चाहिए जो पुरानी, जो सब्जी रोटी पांव दबाए, पति की सेवा करे, अपने आप को मिटाकर पति के चरणों में निछावर कर दे। ऐसी नारी प्रेमचंद को पसंद है। ऐसी नारी प्रसाद को पसंद है। जो नारी ये कहती है कि हम अब फूल ही फूल नहीं है, अंगार है अंगार, ऐसी नारी से ये दूर रहते हैं। तो देखो, मेरे जेहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजमानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटा करके पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह तो पुरुष की रहती है, पर आत्मा स्त्री की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट करो, हाईलाइट कर लो, कलर कर लो लाल पीले नीले से। कर लिया?
कौन किसको बोल रहा है मेरे जेहन में औरत, पर ये पूछ सकते हैं कि कौन किसको बोल रहा है। तो मेहता का कथन मिर्जा खुर्शीद के प्रति, किसके प्रति? मिर्जा खुर्शीद के प्रति। और पढ़ो, पूरा पूरा पढ़ो, बहुत आनंद आएगा आपको, देखना आज। आप कहेंगे कि मर्द अपने आप को क्यों नहीं मिटाता है, औरत इसे क्यों इसकी आशा करता है। अरे मर्द में वो सामर्थ्य ही नहीं है कि वह अपने को मिटाएगा, वह तो शून्य हो जाएगा, वह तो किसी खो में जा बैठेगा, वो तो अहंकारी है, किसी गुफा में बैठ के तपस्या करेगा, सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझकर कि वह ज्ञान का पुतला है, मैं तो सीधा ही ईश्वर में लीन हो जाऊंगा, ऐसी कल्पना करता है। लेकिन स्त्री कैसी है? स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। और यहाँ पर वो बात कह दी है प्रेमचंद ने, जो गोदान का सर्वाधिक प्रसिद्ध वाक्य बन गया कि पुरुष में नारी के गुण आ जाएं तो वह महात्मा बन जाता है, और नारी में पुरुष के गुण आ जाएं तो वह कुल्टा बन जाती है, कुल्टा। अब नारी में यदि नारी के गुण पुरुष में आ गए, तब पुरुष में शीतलता, एक निष्ठता, आत्मसमर्पण, अहमहीनता, ये सब गुण आ जाएंगे। और पुरुष के गुण नारी में आ गए हैं, लेडी नर, तो इधर मुंह मारेगी, उधर मुंह मारेगी, इधर देखेगी, उधर देखेगी, मैं देखूं तुझको इधर उधर, तो वो उल्टा बन जाएगी। प्रेमचंद का विचार है, मेरा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है, लेकिन मैं सहमति दर्ज करता हूं, ठीक है ना। तुमको कैसी प्रेमचंद वाली नारी चाहिए ना? तो बहुत अच्छा है। और विमेन्स लीग में भाषण और देता है 15वें अंक में मेहता, वो भी बहुत जबरदस्त है कि नारी तो पुरुष से उतना ही श्रेष्ठ है जितने अंधकार से प्रकाश श्रेष्ठ है। ये पंक्ति याद रहेगा। पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की ओर जो सर्वांश में स्त्री हो। मालती ने अभी तक मुझे आकर्षित नहीं किया, मैं आपसे किन शब्दों में कहूं कि स्त्री मेरी नजरों में क्या है। संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूं। मैं उससे यह आशा रखता हूं कि मैं उसे मार भी डालूं तो भी प्रतिहिंसा का भाव उसमें न आए। सोच लो, मैं उस स्त्री को कितना ही धुद्दू, कितना ही मार दूं, लेकिन बदले की भावना तक नहीं आएगी उसके मन में। तुमको लगेगा ये रूढ़िवादी विचार हैं गए, स्त्री ऐसी है, स्त्री वैसी है। अब प्रेमचंद ने कौन सी स्त्री मूवी देखी है? देख ले तो मालूम चल जाए कि बाहों को जरा फुर्सत दीजिए। है, अगर मैं उनकी आंखों के सामने किसी स्त्री को प्यार करूं तो भी उसकी ईर्ष्या ना जागे, यदि ये वास्तव में स्त्री है। समझना इस चीज को। जैसे मैं अपनी प्रेमिका को घर ले गया, पत्नी से कहा कि मेरी प्रेमिका आ गई है, चाय बना के लाओ, तो पूरी सेवा करेगी उसकी। चाय पियो, देखो तुम दूध भी पी लो, तुम मेरा पति का कितना ध्यान रखती हो, तुम बहुत अच्छी हो, आती रहा करो, और पूरा उसका ध्यान रखे, तब सही मायने में वो स्त्री स्त्री कहलाएगी। और इधर कौन है, कौन है खास भाई है, कौन है? पहले ना देखी कतु कैसे जाने आए हैं, काट दूंगा, चीर दूंगा, मार दूंगा। है, इतना ही काफी है कि कोई ये कह दे कि यार वहां तो देखा तो है तेरे पति को किसी लड़की के साथ, उसके बाद महाभारत शुरू। और तुम देख लो प्रेमचंद के विचार, और लड़कियां तुम सीख के जाओगी आज। सवाल 2 नंबर का नहीं है। देखो देखो, अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी स्त्री को प्यार करूं तो भी उसकी ईर्ष्या न जागे, ऐसी नारी पाकर मैं उसके चरणों में गिर पड़ूंगा और उस पर अपने को अर्पण कर दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी स्त्री मिल सकती है? केवल एक विचार है, फिलोसफर है तो अपना आइडिया रखता है। और इतना समर्पण ये मालती में देखता नहीं है।
मालती तो वैसी चिढ़ जाती है, उस पहाड़ी लड़की को देख के चिढ़ गई थी, है ना। तो ये मेहता के द्वारा प्रेमचंद ने अपने स्त्री संबंधी विचारों को प्रकट किया है, और मिर्जा ने तो सिर हिलाकर कह दिया कि ऐसी औरत आपको दुनिया में तो शायद ही मिले। तो मेहता ने हाथ मारकर कहा, एक नहीं हजारों, हजारों है यहाँ, नहीं तो दुनिया वीरान हो जाएगी। ऐसी एक ही मिसाल दीजिए, मिसेज खन्ना को ही लीजिए मिसाल। तो जो जो बहुत ही आदर्शवादी स्त्री की जो छवि बैठी हुई है प्रोफेसर मेहता के मन में, वो लड़की की नहीं है, किसी की पत्नी के प्रति है, और वो छवि है गोविंदी, कामिनी। तो किसका उदाहरण देता है कि ऐसी है, तो कहता है मिसेज खन्ना, यानी खन्ना की पत्नी को लीजिए। लेकिन खन्ना चौंक गया, खन्ना अभागे हैं, जो हीरा पाकर के भी कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं। सोचिए कितना त्याग है और उसके साथ ही कितना प्रेम है। खन्ना तो रूप पर आसक्त है मालती के प्रति, वो समझ नहीं रहा कि तू झील के पानी को छोड़ करके तालाब की तरफ देख रहा है। जबकि कबीर ने समझाया है अपने दोह में कि हंसा पाए मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। जब मान सरोवर ही मिल गया तो ताल तलैया क्यों डोले। तो याद कर ले मस्तराम इसको, हंसा पाए मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, ये है। तो सुन लो, तुमको कैसी बीबी चाहिए तुम भी यहीं से छांट लो। तो उसके साथ कितना प्रेम है। खन्ना तो रूपासक्त वन में शायद उसके प्रति रत्ती भर भी स्थान नहीं है, लेकिन आज खन्ना पर कोई आगत आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो वह अपने को उस पर निछावर कर देगी। खन्ना आज अंधे या कोड़ी हो जाए तो भी उसकी वफादारी में कोई फर्क नहीं आएगा। अभी खन्ना उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। पूरा नाम क्या है इसका, चंद्र प्रकाश खन्ना। मगर आप देखेंगे कि एक दिन यही खन्ना उसके चरण धो धो कर पिएंगे। मैं ऐसी बीबी नहीं चाहता जिससे मैं आइंस्टीन के सिद्धांत पर बहस कर सकूं। मुझे ज्ञानी औरत नहीं चाहिए, चाहिए समर्पणशील, अपने आप को मिटा देने वाली, या जो मेरी रचनाओं के प्रूफ देखा करे। प्रूफ रीडिंग करने के लिए नहीं चाहिए मेरे को बीबी, मतलब पढ़ी लिखी नहीं चाहिए मेरे को, तो वैसी चाहिए, लेकिन ऐसी चाहिए जो पूरी तरह से समर्पणशील हो। मैं ऐसी औरत चाहता हूं जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दे, अपने प्रेम से, अपने त्याग से। कौन चाहता है ऐसी औरत? प्रोफेसर मेहता, जब भी तो अनमेरिड घूम रहा है। खुर्शीद मस्त आदमी है, दाढ़ी पे हाथ फेर रहा है, बढ़िया। बोलो बोलो, तुम पूछो। खुर्शीद बोल रहा है जैसे कोई भूली हुई बात याद करके बोल रहा है। आपका ख्याल बहुत ठीक है मिस्टर मेहता, ऐसी औरत अगर कहीं मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मिले भाई को। अब खन्ना के विचार सुनो, प्रोफेसर मेहता के विचार सुनो। आपने देखा, और कामायनी पढ़ो, और कामायनी प्रसाद क्या कहता है, श्रद्धा क्या कहती है कि दया माया ममता लोआज मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। वही भाव आ गया हमारे पास, दया माया ममता मधुरिमा विश्वास, पूरे भावों के साथ युक्त नारी जो श्रद्धा है। इन पंक्तियों को पढ़ के मुझको श्रद्धा की याद आ रही है। तुम देखो कैसे मनु के जीवन में ईड़ा भी आती है, परंतु श्रद्धा पे कोई फर्क पड़ा नहीं। श्रद्धा को केवल मनु की चिंता है, और उसके पीछे पीछे वो चलती जा रही है, खोजती जा रही है। अब तुम तो कह दो कैसे पुरुष क्यों नहीं होते? अरे पुरुष अहंकारी है, पुरुष समर्पण कर ही नहीं सकता है भाई, उसकी फितरत में नहीं है समर्पण करना। और वो कहेगा कि हम स्त्री का आगे समर्पण क्यों करेंगे? जब हम समर्पण करेंगे जा बैठेगा हिमालय पर्वत की गुफा में कि अब तो परमात्मा को समर्पण करेंगे, अब तो परमात्मा में मिलेंगे हम। तो अहंकारी है वो, समर्पण उसके स्वभाव में नहीं है। इसलिए वीमेन्स लीग के भाषण में मेहता कहता है इस बात को, क्या कहता है कि जब हम स्त्री को कहते हैं देवी, तो सम्मान से इस भाव को स्वीकारती है, उसको लगता है कि हाँ हम इस गौरव की अधिकारिणी है। लेकिन जब कोई पुरुष को कहता है देवता, तो वो एक मजाक का विषय बन जाता है।
क्योंकि पुरुष देवता नहीं, लेवता होता है। वो राक्षस की तो बात नहीं है। अपने मन से ही पुरुष राक्षस होता है। जा अपने घर में अपने हस्बैंड के सामने बोल देना तुम एक पुरुष हो, पर पुरुष तो राक्षस होता है। ऐसे बोल सकती है क्या? प्रोफेशनल पीरियड पूरा हो गया, शादी को 2 साल हो गई। यस, जिस दिन शादी के 2 साल पूरे हो जाए उस दिन के दिन राक्षस बोल देना। अभी तो तुम राक्षस भी बोलोगी ना, अरे नहीं है, मैं राक्षस नहीं हूं। 2 साल हो जाने दो, फिर पता चलेगा। चिगम खाते हो कभी? चिगम जब तुम दुकान से लेते हो कितनी अच्छी लगती है तुमको, कितना रस आता है, कचर कचर कचर। और फिर 10 मिनट बाद क्या होता है, कचर कचर कचर। लास्ट में क्या होता है, वाह थू, थूकना ही पड़ता है ना। फिर रुक जाओ, भी समझ जाओगे। अभी तुम यहाँ हो ना, दिमाग क्यों भटका रहे हो अपना, वो तो ऐसे ही। तो वो खुर्शीद अपनी बात कहता है, मेहता हंसकर कहता है आप भी तलाश में रहिए, मैं भी तलाश में, वगैरह वगैरह। अब हम इसमें 2 इंपॉर्टेंट कथन देखे, आगे चल जाओ, बिल्कुल इसके एंड में वहीं आ जाओ। मिर्जा खुर्शीद में मेहता में बहुत अच्छी बात हो चुकी है। और एंड में ये देखो, गोबर को नौकरी मिल गई, गोबर का फर्स्ट ग्रेड में हो गया। गोबर ने कातर भाव से कहा मैं कहीं नौकरी करना चाहता हूं मालिक, नौकरी करना है तो हम तुझे रख लेंगे। कौन कह रहा है ये बात? मिर्जा खुर्शीद मस्त बोला, आदि बताया है। कितना मिलेगा हुजूर? जितना तू मांगे। मैं क्या मांगू, आप जो चाहे दे दे। हम तुम्हें 15 रुपए देंगे, खूब कसकर काम में लेंगे। 15 रुपए फिक्स हो गया है भाई मामला। और गोबर तो मेहनत से डरता नहीं है, उसे रुपए मिले तो वह आठों पैर काम करने को तैयार है। 15 रुपए मिले तो क्या पूछना, वह तो प्राण भी दे देगा। बोला मेरे लिए कोठरी मिल जाए वहीं पड़ा रहूंगा। जिम्मेदार हो गया है शादी के बाद। हाँ, जगह का इंतजाम मैं कर दूंगा, इसी झोंपड़ी के किनारे तुम भी पड़े रहना। गोबर को जैसे स्वर्ग मिल गया। अब मान लो यही पूछ ले कि गोबर को जैसे स्वर्ग मिल गया, ये गोबर की अनुभूति कब बताई? जब उसे झुनिया मिल गई, जब उसे अपने पुत्र का पता चला, जब उसे 15 रुपए की नौकरी मिल गई। तो स्वर्ग का संबंध तो नौकरी से ही है, न झुनिया से है न किसी और से है। झोंपड़ी मिलने से स्वर्ग मिल गया, और झोंपड़ी में क्यों रहेगा? परंतु ये तनख्वाह में काउंट नहीं है। तुम तो ये मान लो 15 रुपए महीने की नौकरी मिली है। आप पूछे खाना फ्री, रहना फ्री, तो खाना तो इसका होगा ही, झोंपड़ी में पड़ा रहे तो झोंपड़ी कौन से किराया दे रहा है? तो रहने के लिए जगह मिल गई जो अलग से, और महीना 15 रुपए की नौकरी मिल गई। पर ये मत सोचना गोबर को स्वर्ग मिल गया क्योंकि गोबर को झोंपड़ी मिल गई। तनख्वाह से नौकरी काम मिल गया है। आ जाइए भाग 14 में आ जाइए भाई। बच गई क्या? लड़ाई हो गया आज इनमें? तो कब तक संग रहेंगे यार ये भी, एक दिन बोर हो जाएंगे ये भी। और फिर आज खलबल ये इनमें जो स्त्री पुरुष की बात चल रही है, या तो ज्यादा गहराई से सीख ली, ये समझते होंगे कि ये भी तो कह दिया होगा कबूतर ने, तू तू ऐसी वफादार नहीं है जैसी मिर्जा खुर्शीद को चाहिए। हाँ बोलो। सही बात है, पूरा बैच सुना है इन्होंने, पूरा बैच सुना है भाई। और हमने भी डिस्टर्ब नहीं किया इनको, देख लो, किया डिस्टर्ब बिल्कुल भी? भाई 14वें में अब ये भोला के बारे में क्या विचार है? वो कब तक इंतजार करेगा मेहरिया का? उसकी तो छोरी भाग गई, उसकी तो गाय भी मर गई, वहां से पैसा भी नहीं मिला। तो भाई ऐसा कर और ही पैसा दे, पैसा ना आए तो तेरे दोनों बैल खोल के ले जा रहा हूं मैं,
हौरी के पास बैल तो है ना, एक जोड़ी बैल तो है, उसी से तो काम करता है। तो लिखो 14वें अंक में, लिखो 14वें अंक में भोला हौरी के दोनों बैल खोल कर ले गया। हौरी के दोनों बैल खोलकर ले गया। ये घटना घटती है 14 में। 14 में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, परंतु जो है सो देख लो। हौरी की फसल सारी की सारी डांड की भेंट हो गई। देखो बहुत शानदार पंक्ति है, किसान जीवन की कैसी विडंबना, आर्थिक विडंबना है। देखो, हौरी की फसल सारी की सारी डांड की भेंट हो गई। डांड जो दंड लगाया था, 30 मन अनाज और 100 रुपए नगद। बैसाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना न रहा। 5-5 पेट खाने वाले और घर में अनाज नदरद माने गायब। पूछ सकते हैं किस अंक का प्रारंभिक दृश्य है, क्योंकि किसानों की आर्थिक विडंबना की चरम हद है ये। देख लो भाई, 5-5 पेट खाने वाले, तो 5 पेट कौन हो गए? 3 तो संतान। अब जुनिया को भी संतान में गिन लो। गोबर तो चला गया बाहर, पर गोबर है, वो धनिया है और हौरी है, सोना है, रूपा है और जुनिया है। यहाँ गोबर तो नहीं है शामिल। क्या 5 पेट में अभी गोबर शामिल है? यहाँ वो तो लखनऊ में बैठा हुआ है। ये हालत है भाई, देख लो। भरपेट क्या, आधा पेट मिले तो भी कोई बात। अब बिना आहार कोई कब तक रह सकता है भाई? उधार कोई कितना ले, महाजनों का तो वैसे ही शोषण चक्र चल रहा है। आप पूरा एक पन्ना निकाल दो एकदम पूरा। उधर छोटा बच्चा भी रो रहा है, उसका बेचारी का, जुनिया का, है ना, जुनिया का बेटा रो रहा है। लेकिन इस अंक में जो पुनिया है, जिसकी सहायता होरी कर रहा था, तो इस अंक में पुनिया ने होरी की सहायता की है। इसमें काम के वाक्य पे आओ, जब माघ बीत गया। पैराग्राफ खोज लो, जब माघ बीत गया। ये देखो, दिखा, जब माघ बीत गया और भोला के रुपए ना मिले, तो एक दिन झल्लाया हुआ होरी के घर आ धमका और बोला, यही है तुम्हारा कौल? यही वादा किया था कि ऊख फेर करके मैं रुपये दे दूंगा, अब तो ऊख फेर चुके, लाओ मेरे रुपए हाथ में दे दो। ये आया है। कौन आया है? हाँ, अरे आओ देवी, हाँ। अरे क्या बात है, क्या बात। वही इधर आओ, देखो देवी का ग्रेड फर्स्ट में हो गया है सिलेक्शन, और बच्चा बहुत पढ़ने वाला है। रिजल्ट का तो तुमको सूचना लग गई है ना कि कल रिजल्ट आया है अपना, तो बहुत बढ़िया यार। सबसे पहले तो मैं तुम्हें मुंह मीठा कराऊंगा, है ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अरे पूरी को खिला कर ठोस लूंगा सब। हम्म, बहुत बढ़िया। तो 1 मिनट रुको, मिठाई तो पकड़ो भाई लाला। मिठाई तो इन सब बच्चों को खिलाओ यार, 2-3 छोड़ देना मेरे लिए। सबको बढ़ जाए, ऐसे ऐसे बांट दे, सबको मुंह मीठा करा दे। देवी से बात करोगे 5 मिनट? कर दो यार संबोधन इनका। तो आप तो बजटेड है ये, और वो बनवाने अपनी अंडरस्टैंड किया कर। हेलो, सरस्वती माँ के चरणों में वंदन। गुरुजी के आशीर्वाद से आज
कल रिजल्ट आया, उसमें फाइनली 339 रैंक से सिलेक्शन हो गया है। और उससे पहले मैं रीट वगैरह तैयारी कर रहा था फर्स्ट लेवल की, 2-3 बार दिया, उसमें फाइनली नहीं हुआ। और तो सितंबर 2023 में यहाँ आया था, 14 सितंबर 2023 को ही यहाँ ज्वाइन किया था फर्स्ट डे। उसके बाद यहाँ से सर से कंटिन्यू मई तक मेरे कोचिंग चली थी। उसमें मेरा सर से साहित्य, उसके पहले मेरे को कुछ पता नहीं था। साहित्य एमए जो नॉर्मल क्या 1 वीक सीरीज उससे पिक कर ली थी, बाकी पता नहीं साहित्य क्या होता है। यहाँ सर के पास आया 4-5 दिन, कुछ समझ नहीं आया, ना लिखा हुआ कुछ आ रहा था, ना कुछ क्या है शुरुआत में क्या लिख रहे सर वो समझ नहीं आ रहा, मेरे ऊपर ही जा रहा है। कृष्ण 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 भक्ति काल से मैं शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे कंटिन्यू क्लास ले ली और मई तक मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद वैकेंसी आई, उसमें अच्छा फर्स्ट पेपर मेरा अच्छा था वैसे पहले ही, तो उस हिसाब से अच्छा हो गया मेरा। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। मैं जेके जेके वाला पार्ट जो मार्गदर्शन गणपत जी राजपुरोहित बाड़मेर, उनके निर्देशन मैंने जो पढ़ा है उनके थ्रू, मैं बाड़मेर से हूँ, बाड़मेर से हूँ वैसे, तो उनके आशीर्वाद से अच्छा जीके वगैरह हो गया। तो पहले उनकी कोचिंग ली थी वहाँ से ही, और फर्स्ट पेपर वहाँ से पूरा वहीं से था मेरा जी। और बाकी कोई अलग अलग मैथ वगैरह तो कोई किशोर जी सर से ऐसे कुछ टॉपिक उधर ले लिए थे। सेकेंड ग्रेड में राजस्थान में से तो राजस्थान का ज़्यादा आ रहा है ना। हाँ, तो आजकल राजस्थान में ये तो वो भी चल रहा है, गणपति वाला अच्छा चल रहा है, पवन भौरिया की बुकें अच्छी है। जो भी है कंटिन्यू एक बुक पढ़ोगे तो उससे अच्छा है। बाकी से बार बार चेंज ना करे, उसको ही रिवीजन करते रहे। बाकी मार्केट में क्या है कि हर तरह का नई, हर स्टूडेंट मिलेगा दूसरी बुक बताएगा, एक बुक को फॉलो करोगे तो अच्छा है सबसे। और टेस्ट मैंने कलाम से टेस्ट कंटिन्यू रखे थे इस बार, तो जीके से वहाँ भी अच्छा फायदा हो गया कि उससे क्वालिफाई हो गया। और करंट वगैरह थोड़ा, करंट इस बार टफ आया था तो नॉर्मली बैठ गया, क्वालिफाई मार्क हुए, बाकी ज़्यादा तो नहीं। और सर साहित्य मैंने सर के नोट्स के अलावा एक दूसरा बुक न उठाई, सर के नोट्स, सर के जो क्वेश्चन बैंक है वो भी सर की पढ़ी। दूसरे टेस्ट सर के साहित्य के नोट्स और टेस्ट सर के अलावा कोई पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इसको भी 10 बार 100 बार पढ़ सको उतने बार पढ़ो, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ना मैंने कुछ पढ़ा एक्स्ट्रा, वही पढ़ा, वो भी उससे मेरे काफी हो गया अच्छा। मतलब तो कोई 2-3 कथन कोई आ जाए तो कोई शुक्ल वगैरह उनके नए तो वो अलग बात, बाकी सर के सब पूरे 99% उसमें आते। व्याकरण, अब व्याकरण भी ज्यादा है तो व्याकरण पे थोड़ा ध्यान दे, सेकंड ग्रेड तो अच्छा है सब बाकी। और सर ठीक है बस, हाँ कंटिन्यू अभी जुलाई तक 3 महीने कंटिन्यू करोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ना, आराम से मस्त रहेगी पढ़ाई कंटिन्यू। 8-10 घंटे 10 घंटे 10-12 घंटे मैंने निकाला लास्ट में, तो 14-15 घंटे भी निकाले लाइब्रेरी बैठ के ऑन सीट कंटिन्यू। जून जनवरी से जून तक तो कहीं जाना आना बिल्कुल बंद हो गया था, बस कंटिन्यू लाइब्रेरी 10-12 घंटा नॉर्मली निकाल रहे थे बस। सर के गुरुजी ने आशीर्वाद से आज अच्छा हो गया बस फाइनली। बस बैठो, चाय वाय पियो फिर। हाँ भाई, अब देवी की बात सुन ली है। देखो, दो चीज बात है, 2-3 शब्द बड़े काम के हैं। एक तो क्या है कि कंटिन्यूटी, अभी समय है आपके पास में। और दूसरी बात यह है कि भाई देखो, 10-12 घंटे का तो एक लंबा अभ्यास, उससे इंपॉर्टेंट बात है, देखो बच्चे ने खुल के नहीं ये बात कही है, रीड कर दिया लेकिन नहीं हुआ। सभी प्रश्न पत्रों की अलग अलग प्रकृति है। कभी दिमाग में इस निराशा को तो लाना ही नहीं चाहिए कि भाई हम पहले ये दिया, इसमें हमारा नहीं हुआ यार, इसमें नहीं हुआ यार, यार ये तो सेकंड ग्रेड है, ये तो फर्स्ट ग्रेड है। कुछ नहीं है, ये तो सब पेपरों की अलग अलग प्रकृति है। तो आत्मविश्वास आपके अंदर पूरा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है अभ्यास, है ना, क्योंकि अपने हिंदी में एन ए लिखने की नौबत नहीं आ रही है।
मेरिट जा रही है चमक के। भजन लाल जी हिंदी में नहीं लिखवा सकता, क्या सीटें खाली चली जाए, वो हिंदी फितरत में नहीं है, भर के जाती है सीटें पूरी। तो मेहनत करो, और सीटें भी अच्छी हैं आपकी बार, पिछली बार तो सीटें भी कम थी, है ना। मस्त रहो। बाकी बर्फी टेस्टी है ना। अब देखो तुम, ये मेहनत की बात होती है। नहीं जानते हो तुम, स्कूल लेक्चरर की नौकरी गजेटेड नौकरी होती है। आरएस में भी प्रॉपर एसडीएम और डीएसपी, एसडीएम और डीएसपी की नौकरी को छोड़ दिया जाए ना, तो अकाउंट सर्विस जो तीसरे चौथे नंबर की पोस्ट होती है, उससे बढ़िया तो ये स्कूल लेक्चर की नौकरी होती है। अब गणपत जी से मेरी मुलाकात देखो सच में तो कभी हुई भी नहीं, लेकिन वो इतिहास में योगदान बहुत शानदार दे रहे हैं। जो टीचर होते हैं ना, जो डूब के पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उनमें से वो एक है। जबकि हमारा आपस में परिचय नहीं है कोई, लेकिन मैंने उनके टीचिंग स्किल को देखा है। पढ़ाते हैं तो यूट्यूब पर दिख जाते हैं ना सभी टीचर, वो डूब के पढ़ाते हैं। हाँ, कोई बच्चा कोई हिस्ट्री में हमसे पूछता है कि सर कहाँ पढ़ना है, तो टीचर बचते ही कहाँ है ही कहाँ टीचर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ऐसे हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है दोनों का, लेकिन बस टीचिंग मेथड से प्रभाव है। तो ठीक है फिर, तो आ जाए क्या। अब आधा तो लगभग लगभग हमारा हो ही लिया है ना। थोड़ा सा और हिम्मत रखोगे तो काम बनेगा। तो आप आगे चलो, देखो अब भोला आ गया है भाई गाय खोलने के लिए, पता गाय लेके जाएगा ही। पर एक चीज और है, सुनो, वही तेईस में आकर होरी से बोली, देखो 23 में आकर होरी से बोली। ये देखो, वह 23 में बाहर आ होरी से बोली। कौन बोली? धनिया क्या बोल रही है देखो, मैं तो दोनों बैल मांग रहे थे तो दे क्यों नहीं देते, उनका पेट भरे, हमारे भगवान मालिक है, हमारे हाथ तो नहीं काट लेंगे। अब तक अपनी मजूरी करते थे, अब दूसरों की मजूरी करेंगे, जो भगवान की मर्जी होगी। ले जाए अपने बैल, ज्यादा धौंस ना दिखाए, आत्म स्वाभिमानी है कि हमारे बैल खोल के ले जाने में इसको संतुष्टि मिल रही है, तो ले जाए। भोला कितना कमीना आदमी है, पता है क्या बोलता है यहाँ, हौरी मैं गाय के पैसे माफ कर दूंगा, तेरे बैल भी खोल के नहीं ले जाऊंगा। तू शर्त यदि ये है, उस कुलक्षणी को तू घर से निकाल दे। कौन कुलक्षणी? खुद की बेटी झुनिया के मर जाए किसी कुएं तड़ाई में गिर करके, तू यदि उसको निकाल दे तो मैं तेरा सब माफ कर दूं। पर धनिया साफ मना कर देती है कि ले जा बैल खोल करके, हाथ पकड़ा है, तेरी तरह नहीं छोड़ देंगे ऐसे ही। वो बात आती है इसमें, देखो इसमें कहती है, कहता है ये देखो, बोला ने अब तक जिस शस्त्र को छिपा रखा था उसे निकालने का अवसर आ गया। उसे विश्वास हो गया कि बैलों के सिवा इन सबों के पास कोई सहारा नहीं है, बैलों को बचाने के लिए ये कुछ भी तैयार करने को हो जाएंगे। अच्छे निशानेबाज की तरह मन को साध कर बोला, अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेइज्जती और तुम चैन से बैठो तो ये ना होगा। तुम अपने 100-200 को रोते होंगे, यहाँ तो लाख की आबरू बिगड़ गई। तुम्हारी कुशल इसी में है, जैसे झुनिया को इस घर में रखा था वैसे ही घर से निकाल दो। फिर हम न बैल मांगेंगे न गाय का दाम मांगेंगे। इसने हमारी नाक कटवाई है तो मैं भी उसे ठोकरे खाते देखना चाहता हूं। वह यहाँ रानी बनी बैठी रहे, मुंह में कालिख लगाए, उसके नाम को रोते रहे, यह मैं नहीं देख सकता। वह मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया है, और भगवान साक्षी है कि मैंने उसे कभी बेटों से कम नहीं समझा। लेकिन आज उसे भीख मांगते और घूर पर दाने चुनते देखकर मेरी छाती शीतल हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया, तो सोचो कि मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी होगी। इस मुंहजली ने 7 पुस्त का नाम डुबो दिया और तुम उसे घर में रखे हुए हो।
ये मेरी छाती पर मूंग दलना नहीं है तो क्या है? छाती पर मूंग दलना, ये मुहावरे का क्या अर्थ होता है? पास में रह के या समीप रह करके कष्ट देना। धनिया बोल रही है, धनिया, दिलदार महिला है धनिया, हर किसी को धनिया मिले। तो मैं तो मेरी भी सुन लो, जो बात तुम चाहते हो वह न होगी, 100 जन्म न होगी। दुनिया हमारी जान के साथ है। तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो, ले जाओ। अगर इससे तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती है तो जोड़ लो, पुरखों की आबरू बचती है तो बचा लो। दुनिया से बुराई जरूर हुई, लेकिन जिस दिन मेरे घर पांव रखा, मैं झाड़ू लेकर मारने को उठी थी, लेकिन जब उसकी आंखों में झरझर आंसू बहने लगे तो मुझे उस पर दया आ गई। तुम अब बूढ़े हो गए हो, मैं तो, पर आज भी तुम्हें सगाई की धुन संवार है, फिर वह तो बच्चा है। कह दी, क्या तेरे को तो बुढ़ापे में बहू चाहिए और तेरी जवान छोरी को ना चाहिए दूल्हा? घर में बैठा रखा उसको। ऐसी है भाई मुंह पर बोल देने वाली, गजब की चरित्र है, बहुत जीवन चरित्र है। पूरे उपन्यास की सर्वाधिक जीवन चरित्र कौन है? धनिया। अरे धनिया से मुझे याद आया, कल एक सिलेक्शन हो गया शायद उस बच्चे का, तो उसने मुझसे पूछा कि सर एक कोचिंग में जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको आईफोन दिया जा रहा है। हाँ, वो आईफोन बांट रहे हैं अपने अपने बच्चों को, जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप भी दे रहे होगे सर? मैंने कि मेरे पास तो वो वोल्वो वाला फोन ले आना या वीवो वाला ले आना, मैं फोन लूंगा और दूंगा तो क्या, मैं तो लूंगा और मैंने पढ़ाया है तो मैं लूंगा कि दूंगा? फिर अच्छा अच्छा ठीक है, टैली कर रहा है कि और कोचिंग बढ़ रहा है तो ये भी बांट रहे हैं क्या? अरे कमाल है यार। हैं, चंद्रगुप्त नाटक के दांडिया इनसे प्रभावित तो नहीं है शायद ये लोग। नौकरी लगी है तो मुझको देके जाओ कुछ, लेने की क्या, पर करते हैं कोचिंग वाले। अब जैसे मान लो मैं ऐसे कर दूं कि भाई 5-5 हजार रुपए का सम्मान रख रहा हूं भाई, जो मेरे पास पढ़ा है। अब जो नहीं पढ़ा है वो भी आएगा 5 हजार रुपए लेने, आएगा ना? अब ऐसे 100-150 इकट्ठे हो जाएंगे 5 हजार वाले, और फिर मैं उनका फोटो वोटो लेके, और फ्रंट पेज पे इतना सिलेक्शन। अब भीड़ होगी गुमराह, कह रहे हाँ सिलेक्शन हो रहा है। ये सब कुछ बिजनेस का हिस्सा है पूरा। तुम भी लोग ऐसे ही कुछ पैसा तो नौकरी लगने के बाद ले लेना, मुझको तो थोड़ा सा दे देना, 10-20%, तो तुम्हारी आत्मा में नहीं धिक्का रहेगी। और सुनो, कोई ऐसा कोई जुगाड़ हो तुम्हारा कि ज्यादा पैसा मिल जाए थोड़ा सा, बोलो मैं भी कह दूंगा भाई तेरे यहाँ पढ़ गए, मेरी भी लगी विश्वविद्यालय में। तो लेकिन मैं कम से कम 50 हजार लूंगा। कोई हो तुम्हारी जानकारी में तो? किसी का भी स्टूडेंट बनने को तैयार हूं मैं। शर्त कितने की है? 50 हजार। 10 तो तुम ही ले जाते हो यार, 10 तो तुमको ही मिल जाता है। तुम्हारा ये खर्चा पानी कोचिंग वोचिंग का सब तो वही निकल जाएगा रिजल्ट आते ही। अब तुम आ जाओ 15वें नंबर पे अंक पे, जो बहुत विशेष महत्वपूर्ण अंक है, बहुत बड़े शिकारी की तरह। ये आ जाओ साहब, 15वां अंक दिख रहा है क्या तुमको? लाइव वाले बच्चों को दिख रहा है क्या? तो उनके पास तो गोदान उपन्यास होगा, उसी में देखो। देखो भाई, ये कथन आया था कॉलेज लेक्चर में, मालती बाहर से तितली है भीतर से मधुमक्खी, उसके जीवन में हंसी हंसी नहीं है, केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है, और जिए भी तो वह कोई सुखी जीवन न होगा। वह हंसती इसलिए कि उसको हंसने के भी दाम मिलते हैं। कथन किसका है बताओ? लेखक का स्वैगत। किसका कथन है? प्रेमचंद का स्वैगत। पूछ लेंगे कौन से अंक का पहला वाक्य है? 15वें अंक का। 15वें अंक में तुम लिख लो ऊपर, मेहता का वीमेंस लीग में भाषण है। लिखो मेहता का वीमेंस लीग में भाषण।
ठीक है। मेहता ने क्या दिया, वीमेंस लीग में भाषण दिया। कौन से अंक में दिया, 15वें अंक में दिया। मालती की दो बहनों का उल्लेख आ गया, सरोज और वरदा। कौन कौन, सरोज और वरदा। ये दो कौन है, मालती की दो बहन है। मालती की दो बहनों का उल्लेख मिलता है। खन्ना और गोविंदी का झगड़ा भी आता है इसमें, ये भी लिख लो। मिस्टर खन्ना का गोविंदी के प्रति दुर्व्यवहार। मिस्टर खन्ना का गोविंदी के प्रति दुर्व्यवहार। गोविंदी का दूसरा नाम क्या है, कामनी। अब इसमें पूरा एक पन्ना छोड़ दो, और दूसरे पन्ने पर जैसे ही आप आओगे तो दोनों बहनों का उल्लेख आ जाएगा। सरोज, सरोज बीए में पढ़ती थी तो दुबली सी, कुछ लंबी पीली सी, पीलिया हो रहा होगा, बीमार रहती है। उसे किसी की कोई बात पसंद नहीं आती थी, हमेशा सब में कमियां निकालती रहती थी। डॉक्टरों की सलाह थी कि कोई परिश्रम ना करे और पहाड़ पर रहे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी ना थी कि उसे पहाड़ पर भेजा जा सकता है। तो सरोज तो रहती है बीमार। ऐसे याद रख लो कि सरोज स्मृति निराला की सरोज भी तो बीमार रहती थी बच्ची। तो सरोज तो रहती है बीमार। और सबसे छोटी कौन है, वरदा। ये सरोज से भी छोटी है। तो सरोज से इसलिए द्वेष करती थी कि सारा घर सरोज को हाथों ही हाथ लिए रहता था। वह चाहती थी कि जिस बीमारी में इतना स्वाद है वह उसे क्यों नहीं हो जाती, कि उसको मान सम्मान मिलता है तो मेरे को ही हो जाए बीमारी। वैसे गोरे रंग की है, गर्मशील, स्वस्थ है और चंचल आंखों वाली बालिका है, प्रतिभाशील है। कुल मिलाकर के सरोज तो है बीमार और वरदा को मिला हुआ स्वस्थता का वरदान, है ना। लेकिन वरदा सरोज से क्यों चिढ़ती है, कि सरोज को तो सब हाथों ही हाथों में रखते हैं। बहनों में आपस में होता है ना कि यार इसकी परवाह ज्यादा होती है, मेरी केयर कम होती है, यही झगड़े। तो सरोज और वरदा का नाम आ चुका है। और इसके बाद फिर एक पन्ना आगे चले जाओ सीधे ही,